हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 इंडो चाइना में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? वह लोग जो अपने देश या राष्ट्र से बहुत ज़्यादा प्यार करते हों, जो आंदोलन करने के लिए भी तैयार हो, उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ मुख्य शब्दों के बारे में जान लेते हैं। औपनिवेशिक व्यवस्था वह व्यवस्था जिसमें कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करके आर्थिक और राजनीतिक शोषण करे, उसे औपनिवेशिक व्यवस्था कहते हैं। यानी एक देश दूसरे देश पर जब कब्जा कर लेता है तो उसकी आर्थिक यानी धन से और राजनीतिक शोषण करता है, यानी उस पर कब्जा कर लेता है, तो उसे औपनिवेशिक व्यवस्था कहते हैं। गणतंत्र आम जनता की सहमति और जनप्रतिनिधित्व पर आधारित शासन व्यवस्था है, यानी आम जनता का शासन। नापाम नापाम शब्द का क्या अर्थ है? अमेरिका में विकसित किया गया एक ऐसा ऑर्गेनिक रसायन, यानी एक रसायन है जो धीरे धीरे जलता है और मानव त्वचा जैसी किसी भी सतह के संपर्क में आने पर उससे चिपक जाता है, वह जलता रहता है। यानी एक तरह का रसायन है जिसे किसी पर फेंकने से वह उसके शरीर में चिपक जाता है और धीरे धीरे जलता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। यातना शिविर एक प्रकार की जेल जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना, यानी कोई इसमें कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है और लोगों को कैद में डाल दिया जाता है और उनको कठोर सजाएं दी जाती हैं। कैरेक्टर स्केच इसमें हम दो कैरेक्टर स्केच ले लेते हैं। पहला है हुइन फूसो। वे होया होया आंदोलन के संस्थापक थे जो 1939 में वियतनाम में प्रारंभ हुआ। वे गरीबों की सहायता करते थे, वे जादू टोना करते थे। दूसरा है फांचू त्रिन्न। वियतनाम के एक राष्ट्रवादी नेता थे, राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे, फ्रांसीसियों को देश से निकालना चाहते थे, लेकिन शाही दरबार अथवा राजा की सहायता लेने के पक्ष में नहीं थे, यानी वे राजा की सहायता नहीं लेना चाहते थे। अब आ जाते हैं इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, जो हमारा टॉपिक है। इंडो चाइना 3 देशों को मिलाकर बना है। पहला है वियतनाम, दूसरा है कंबोडिया और तीसरा है लाओस। वियतनाम को औपचारिक रूप से 1945 में, यानी भारत में पहले ही आज़ादी मिल गई थी, यानी इसको भारत से पहले ही 1945 में आज़ादी मिल गई थी। लेकिन वियतनाम गणराज्य की स्थापना करने के लिए वहाँ के लोगों को 30 साल संघर्ष करना पड़ा, यानी उनको 30 साल संघर्ष करना पड़ा। वियतनामी राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों में विकसित हुआ, यानी वह औपनिवेशिक परिस्थितियों में विकसित हुआ था। आ, दूसरा है चीन के साय से आज़ादी। शु- शुरुआती इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि पहले यहाँ बहुत सारे समाज का निवास हुआ था, जैसे आज हम उत्तरी और मध्य वियतनाम कहते हैं। वियतनाम उस रास्ते से जुड़ा रहा जिसे समुद्री सिल्क रूट कहा जाता है, यानी एक व्यापारिक रास्ता था जिससे व्यापार किया जाता था। इस रास्ते से वस्तुएं, विचारों और लोगों की खूब आवाजाही चलती रही थी। गैर वियतनामी समुदाय जैसे खमेर और कंबोडियाई समुदाय, गैर वियतनामी लोगों से क्या तात्पर्य है? जैसे कि जो वहाँ के निवासी नहीं थे, जो वियतनाम के निवासी नहीं थे और बाहर से आए थे, उनको गैर वियतनामी समुदाय कहा जाता है। औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध। औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध। औपनिवेशिक से क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है दूसरे देश से आए हुए लोगों की बस्ती, यानी जो दूसरे देश से आकर बसे थे यहाँ पर, उनको औपनिवेशिक कहा जाता है। वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद वियतनामियों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई, यानी वियतनाम पर जब फ्रांसीसियों का कब्जा हुआ तो उनकी स्थिति बदलने लगी। फ्रांसीसियों का नियंत्रण सबसे ज्यादा तो सैनिक और आर्थिक मामलों में ही दिखाई दिया, यानी फ्रांसीसियों का जो नियंत्रण था वो दो चीजों पर ज्यादा था। पहला था सैनिक और दूसरा था आर्थिक।
लेकिन वियतनामी संस्कृति का भी तहस-नहस करने का प्रयास किया। यानी फ्रांस का जब कब्जा हुआ था तो वह वियतनाम की संस्कृतियों को नष्ट करने लगा और अपनी संस्कृतियों को बसाने लगा। फ्रांसीसी सेना में पहली बार 1858 में वियतनाम की धरती पर डेरा डाला। यानी वियतनाम ने यानी फ्रांस ने पहली बार वियतनाम में 1858 में कब्जा किया था। 80 के दशक के मध्य आते-आते उन्होंने उत्तरी इलाके पर मजबूती से कब्जा कर लिया। फ्रांस चीन युद्ध के बाद उन्होंने टोंकिन पर कब्जा कर लिया। 1885 में फ्रांस इंडो चाइना का गठन किया। टोंकिन कहाँ पर है? यह चाइना के नीचे है। मैप में देख लेते हैं। यह टोंकिन देश। अब है फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की जरूरत क्यों थी? यानी फ्रांसीसी जो थे जो उनको उपनिवेशों की जरूरत क्यों पड़ी थी? उनका कारण क्या था? एक जमाना ऐसा था कि प्राकृतिक संसाधन हासिल करने और जरूरी साजों सामान जुटाने के लिए उपनिवेश बनाना जरूरी माना जाता था। यानी एक संगठन था उपनिवेश जो इनके कार्यों को पूर्ण करता था। फ्रांसीसियों के कार्यों को पूर्ण करता था। फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मैकोंग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किए। पहले वहां नहरें बनाई, जल निवास का प्रबंध किया, सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई, बहुत सारी नई नहरें और भूमिगत जल धाराएं बनाई। इस व्यवस्था से चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। वियतनाम वियतनाम दूसरे देशों को चावल निर्यात करने लगा। यानी इतना चावल हो गया था कि वह दूसरे देशों को भी निर्यात करने लगा था। 1873 में चावल की खेती केवल 2,74,000 हेक्टेयर इलाके में होती थी। 27 साल बाद यानी सन 1900 में यह क्षेत्र लगभग 11 लाख हेक्टेयर बढ़ गया था। सन सन 1930 में बढ़कर 22 लाख हेक्टेयर को हो गया था। वियतनाम का 2/3 चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने लगा। यानी वियतनाम का इतना चावल हो गया था कि वह यानी उसमें से 2/3 चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी देश विदेश में जाने लगा। 1931 तक वियतनाम दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया था। यानी 1930 के आते आते वह दुनिया का तीसरा चावल निर्यात बन गया था। तीसरा देश बन गया था चावल निर्यात में। फ्रांसीसी व्यवसायी अपने कारोबार में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने लगे। क्या उपनिवेशों का विकास जरूरी था? यानी जो बाहर की बस्तियां थी, जो जो बाहर की बस्तियां आकर बसी थी, उनका विकास जरूरी था। हाँ, जरूरी था बिल्कुल। कैसे? देखते हैं। प्रभावशाली लेखक और नीति निर्माण पॉल बर्नार्ड जैसे कुछ लोगों का मानना था। उनका कहना था कि उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का विकास करना जरूरी है। उनका मानना था कि उपनिवेशों मुनाफा कमाने के लिए बनाए जाते हैं। उनका मानना है गुलाम देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो लोगों का जीवन बेहतर होगा। ज्यादा चीजें खरीदने जिससे बाजार फैलेगा और फ्रांसीसी व्यवसायों को फायदा होगा। यानी अगर उपनिवेशों को शिक्षा दी जाएगी तो वह और आगे अच्छा कार्य करेंगी। इस पर उन्होंने ध्यान दिया था। अब आ जाते हैं उपनिवेश शिक्षा की दुविधा। यानी औपनिवेशिक शिक्षा में क्या त्रुटियां थीं। जिस तरह भारत में अंग्रेज दावा करते थे, उसी तरह फ्रांसीसियों का दावा था कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं। यानी जिस तरह अंग्रेजों ने भारत में शासन किया था, उन्होंने देश को डेवलप किया था, उसी प्रकार फ्रांसीसियों का दावा था कि वह वियतनाम को डेवलप करेंगे।
देसी जनता को सभ्य बनाने के लिए शिक्षा को काफ़ी अहम माना जाता था। इसके पास समस्या ये थी कि उन्हें किस हद तक शिक्षा देनी चाहिए। यानी उनके पास पहली समस्या ये थी कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वियतनाम के लोग औपनिवेशिक शासन पर सवाल भी उठा सकते हैं। यानी उनका मानना था कि अगर उनको शिक्षा दी जाएगी, तो वो उन्हीं पर सवाल उठाएँगे और उनसे आगे बढ़ेंगे। वियतनाम में पहले रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक जिन्हें कोलोन कहा जाता था, उनको एक भय था कि ज़्यादा शिक्षा इन्हें ना दें, नहीं तो यह उनकी कार्यप्रणाली में अवरोध उत्पन्न करेंगे। यानी फ्रांसीसियों को यह चिंता थी कि अगर उपनिवेशों को ज़्यादा शिक्षा दी जाए, तो वह उनकी प्रणाली में दखल अंदाजी देंगे, यानी अपना प्रभुत्व जताएंगे। अब है आधुनिक सोच शिक्षा की भाषा। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांसीसियों को एक और शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांसीसियों को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। वियतनाम से धनी वर्ग के लोग चीनी संस्कृति से प्रभावित थे। यानी वियतनाम के जो लोग थे, धनी व्यक्ति थे, वो चीनी भाषा बोलते थे। फ्रांसीसियों का बोलबाला होने के लिए इस प्रभाव को खत्म करना जरूरी था। यानी फ्रांसी अब तक समाज के खाते पीते लोग चीनी भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसे हटाना जरूरी था। अमीर वर्ग की आबादी एक छोटा हिस्सा था। दरअसल बहुत सारे बच्चों को तो आखिरी साल की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था। यानी जो उपनिवेशिक लोगों के बच्चे थे, उनको आखिरी साल में फेल कर दिया जाता ताकि वो आगे ना बढ़ सकें, ताकि उन्हें अच्छी नौकरियों के लिए योग्यता प्राप्त ना कर सकें। स्कूली किताबों में फ्रांसीसियों का गुणगान था और औपनिवेशिक शासन को सही ठहराया जाता था। अब है आधुनिक दिखने की चाह। पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए 1907 में टोंकिन फ्री स्कूल खोला गया। यानी टोंकिन में फ्री स्कूल खोला गया शिक्षा के लिए। इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं भी शामिल थी। जो कक्षा शाम को लगती थी, उनके लिए अलग से फीस लगती थी। यानी जो कक्षाएं शाम को लगती थी, उनको अलग से फीस देनी पड़ती थी। बच्चों को छोटे-छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। स्कूल में वियतनामियों के लिए यह अपनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने वाली बात थी, क्योंकि वे तो पारंपरिक रूप से लंबे बाल रखते थे। यानी जो औपनिवेशिक लोगों के बच्चे थे, वो बड़े बाल रखते थे, उनको छोटे बाल रखने की सलाह दी गई। अब है स्कूल में विरोध के स्वर। यानी स्कूल में विरोध कैसे फैला। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने इन पुस्तक और पाठ को आंख बंद करके नहीं पढ़ा था, बल्कि आंख खोल के पढ़ा। कहीं इनका खुलकर विरोध हुआ, तो कहीं लोगों ने खामोशी से प्रतिरोध दर्ज कराया। बहुत सारे वियतनामी शिक्षक किताबों में लिखी बातों को चुपचाप बदल कर पढ़ाते थे। यानी यानी जो वियतनाम शिक्षक थे, वो किताबों की बातों को ना पढ़ाकर अलग से अपनी बातों को पढ़ाते थे, बदल कर। 1926 में साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। विवाद तक शुरू हुआ विवाद तब शुरू हुआ जब कक्षा में अगली सीट पर बैठी वियतनामी लड़की को उठाकर पिछली कतार में जाकर बैठने के लिए कह दिया गया। यानी जब फ्रांस का कब्जा हुआ, तो एक वियतनामी लड़की को स्कूल की आगे वाली सीट से उठाकर उसको पीछे वाली सीट पर बैठा दिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि अगली सीट पर एक स्थानीय फ्रांसीसी लड़की को बैठना था। वियतनामी लड़की ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने लड़की को स्कूल से निकाल दिया।
जिसने भी प्रिंसिपल के फैसले का विरोध किया, यानी जब लड़की को स्कूल से बाहर निकाल दिया तो एक बहुत बड़ा विरोध फैल गया था। और जिसने भी प्रिंसिपल के फैसले का विरोध किया उन्हें भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद यह विवाद और फैल गया। लोग खुलेआम जुलूस निकालने लगे। सरकार के आदेश पर प्रिंसिपल ने लड़की को दोबारा वापस ले लिया। यानी सरकार के आदेश पर, यानी फ्रांस सरकार के आदेश पर प्रिंसिपल ने लड़की को दोबारा वापस ले लिया। अब है साफ सफाई, बीमारी और रोजमर्रा प्रतिरोध। उपनिवेशवाद के खिलाफ ऐसे राजनीतिक संघर्ष सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं चल रहा था। यह संघर्ष बहुत सारे दूसरे संस्थानों में भी गुलाम जनता अलग अलग प्रकाश में अपने गुस्से को दिखा रही थी। हनोई पर प्लेग का हमला। प्लेग क्या चीज है? प्लेग चूहों से फैलने वाली बीमारी है। हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्से को एक खूबसूरत और साफ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था। वहाँ चौड़ी सड़कें और निकासी का बढ़िया इंतजाम था। देसी बस्ती में ऐसी कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी। भारी बरसात या बाढ़ के समय सारी गंदगी सड़कों पर तैरती थी। शहर के आधुनिक भाग में लगे विकास शिविर आधुनिकता का प्रतीक थे। यही शिविर चूहों के पनपने के लिए आदर्श साबित हुआ। चूहों की पकड़ धकड़। इस घुसपैठ को रोकने के लिए 1902 में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। इस काम के लिए वियतनामियों को काम पर रखा गया, क्योंकि वियतनामी लोग थे जो शिविरों के अंदर जाकर चूहों को पकड़ सकते थे। उन्हें हर चूहे के बदले में इनाम दिया जाने लगा। हजारों की संख्या में चूहे पकड़े जाने लगे। 30 मई को 20,000 चूहे पकड़े गए। इसके बावजूद चूहे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। जो शिविरों की गंदगी में घुसकर काम करते थे, क्यों उन्होंने पाया कि अगर वे एकजुट हो जाएं तो बेहतर सौदेबाजी कर सकते हैं। यानी वियतनामी एकजुट होकर काम करें तो वह अच्छी सौदेबाजी कर सकते हैं। उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाया। मजदूरों मजदूरों को पैसा तब मिलता था जब वे साबित कर दें कि उन्होंने चूहों को मार दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका सेकंड पार्ट हम अगली वीडियो में देखते हैं।